जय श्री राम। अभी तक हमने मुधोजी राव के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। मुधोजी राव सतारा की जेल में बंद थे। पूर्व में फलटन के जागीरदार थे। इनको एक शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और इनको सतारा की जेल में बंद कर दिया। उस सतारा की जेल से इनको शिवाजी के पिताजी शहाजी राजे ने छुड़ाया और ये छूटने के बाद में सबसे पहले मिलने के लिए आए पुणे में जिजा माता से मिले। जब मिलने के लिए आए तो उनके साथ दो और लोग थे। एक का नाम था बजाजी निम्बालकर जो इनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र, और सईबाई जो इनकी पुत्री है। अब मावले शब्द बार बार आता है तो मावले समझना पड़ेगा। मावले अर्थात क्या? मावले अर्थात मावलखंड में निवास करने वाले लोग, जो प्रमुख प्रमुख 12 गांव आसपास, किले के आसपास, पुणे के आसपास बसाए गए थे। शाहपुर, शिवापुर, ये ऐसे जो 12 गांव थे, यहाँ के जो रहने वाले मावलखंड 12 गांवों के लोग हैं, इनको कहते हैं मावले। हमने पूर्व में ये भी सुन चुके हैं कि नानू उस्ताद जो कि शिवाजी को पेतरे बदलना, तलवारबाजी सिखाना, भाला सिखाना, इन सब का जो शिक्षण का कार्य है वो करते हैं। जिजा माता की एक सास थी जिनका नाम था दीपाबाई भी फलटन की ही थी। और फलटन जो सईबाई है, सईबाई का भी गांव माना जाता है, फलटन ही माना जाता है, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं मुधोजी राव निम्बालकर, वो भी फलटन के ही हैं इसलिए। और संभाजी जो कि शिवाजी के बड़े भाई हैं, ये भी वहीं पर रहते हैं। कहाँ? बेंगलुरु बोले तो कर्नाटक में। ये वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं। अब मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ घटनाएं होती है। वहाँ पर ये मिलते हैं तुकाबाई से। तुकाबाई कौन है? तो तुकाबाई वो है जो शिवाजी की माताजी बोल सकते हैं, अथवा शिवाजी के जन्म के बाद शहाजी राजे ने एक और विवाह किया था जिनका नाम था तुकाबाई। तुकाबाई से एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था एकोजी, जो बाद में एकोजी और शिवाजी का मिलन और आगे बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर आएगी। अब जब वहाँ पर शहाजी राजे पूछते हैं, बोले शिवाजी का विवाह कैसा रहा, तुमने इतना कम खर्च में कैसे कर लिया, ऐसी सब बातें पूछते हैं, वहाँ के सब हालचाल पूछते हैं। तो शहाजी राजे तुरंत विचार करते हैं और बोलते हैं कि शिवा का एक और विवाह करवा दिया जाए। तो बोले लड़की कहाँ से आएगी? बोले लड़की मैंने ढूंढ रखी है, मोहिते की लड़की। मोहिते नाम का सरदार था, मराठा सरदार। उनकी पुत्री का नाम था सोयरा, जो कि द्वितीय विवाह जिनका शिवाजी के साथ हुआ। सोयराबाई का विवाह पहली बार बेंगलुरु में जो होता है, शहाजी राजे के सामने जो विवाह होता है वो सोयराबाई से होता है। शिवाजी का विवाह बेंगलुरु में सोयराबाई के साथ होता है। धूमधाम से, बहुत व्यवस्थित तरीके से इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद में ऐसी सामान्य गतिविधि चलती रहती है। एक दिन शिवाजी और इनके बड़े भाई संभाजी मार्केट घूमने के लिए जाते हैं, बाजार घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर ये अंग्रेजों को देखते हैं, लाल कपड़े पहने हुए लोग, कौन है क्या है, ऐसी वहाँ दरबार में आकर चर्चा कर रहे होते हैं। तो इनके पिताजी शहाजी इनको बंदूक लाकर एक बंदूक दिलवाते हैं। उस बंदूक का जो निशाना है वो नारियल के ऊपर लगाने का अभ्यास करते हैं ये, और पहली ही बार में नारियल को फोड़ देते हैं। इतना सटीक निशाना हुए ये लगाते हैं। तो वो बंदूक जिससे इन्होंने निशाना लगाया था वो बंदूक इनको गिफ्ट में दे देते हैं, इनको पुरस्कार के रूप में दे देते हैं। अच्छा, अब हम जो बड़ी विस्तृत कहानियां हैं जिनके लिए हम विशेष चर्चा रहे थे, वो कहानियां आने वाली है, इसलिए ध्यान में रखनी होगी है। पहले ये घोड़े का निरीक्षण। ये बेंगलुरु की घटना है। बेंगलुरु में दो अरबी घोड़े लेकर आते हैं। एक घोड़ा बहुत खतरनाक था, वो बार बार उछलता था और बहुत उत्पाती था। और एक घोड़ा बहुत चमकदार और बहुत सीधा और बहुत शानदार घोड़ा था। पर देखने में दोनों घोड़े एक जैसे ही थे। कद काठी में कोई अंतर नहीं, वर्ण इत्यादि में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे देखने में। शहाजी राजे शिवाजी को लेकर के जाते हैं। ये पहली परीक्षा है, शिवाजी का चयन किस प्रकार का था। पहली बार देखते हैं और बोलते हैं, बोले शिवा तुम्हें कौन सा घोड़ा पसंद है?
शिवाजी दोनों घोड़ों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनकी एक पूरी परिक्रमा करते हैं और एक घोड़े के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके जो मोरा रहता है उस मोरे को पकड़ लेते हैं, बोले मुझे तो ये घोड़ा चाहिए। वो जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं वैसे शाहजी सतर्क हो जाता है, अरे बोले वो काट खाएगा, घोड़े काट खाते थे पहले, काट लेते थे, तो बोले काट खाएगा, ये दूर हटाओ। तो जो व्यापारी रहता है बोले नहीं 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 नहीं, बोले आपने कैसे चयन कर लिया, कैसे पहचान लिया कि ये घोड़ा ही बहुत बेस्ट है, ये घोड़ा ही बहुत अच्छा है। तो बोले मैंने इसके मुंह को देखा, इसके जो मुंह का आकार है, इसके ऊपर जो तिलक इत्यादि जो इसकी नक्काशी है उसको देखा, और उससे मुझे पता लग गया कि ये घोड़ा अच्छा है और ये घोड़ा इतना अच्छा नहीं है। शाहजी राजे तुरंत उस घोड़े को शिवाजी को गिफ्ट कर देते हैं, उनको पुरस्कार के रूप में देते हैं और उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। मतलब पहले ही प्रयास में उनका निरीक्षण, जिस व्यक्ति का निरीक्षण जितना श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति उतना ही बड़े बड़े कार्य, उतने ही आगे तक कार्य कर सकता है। तो घोड़े का निरीक्षण, इस जो व्यापारी का नाम था मोहम्मद नाम का व्यापारी था, ये जो व्यापारी है ये मोहम्मद नाम का व्यापारी था, और ये पूरी चर्चा वहाँ पर होती है। अब यहाँ पर एक श्लोक है, शाहजी राजे शिवाजी को याद करवाते हैं, बोले देखो हमारा एक पुत्र है संभाजी, वो तो ब्राह्मणों के बीच रह रह करके ब्राह्मण हो गया है, एक ही पुत्र है जो राजपाट चलाने योग्य लगता है। तो उनको एक श्लोक याद करवाते हैं, बोले मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। तो संस्कृत में कहते हैं वो बात, यस्या स्वाहा तस्य राज्यम च, यस्या स्वाहा तस्य मेदिनी, यस्या स्वाहा सौख्यम ही, यस्या स्वाहा तस्य सौष्ठव्यम। इस प्रकार का श्लोक है। इस श्लोक को शाहजी बोलते हैं, शिवाजी इस श्लोक को याद कर लेते हैं, और जब जब भी घोड़साल में जाते थे तब तब ये श्लोक कितने ही लोगों ने उनके मुंह से सुना है। यस्य स्वाहा तस्य राज्यम च, यस्या स्वाहा तस्य मेदिनी, यस्या स्वाहा तस्य सौख्यम ही, यस्या स्वाहा तस्य सौष्ठव्यम। इस प्रकार के श्लोक को बार कितने लोगों ने उनके मुंह से सुना है। इस श्लोक को आखिरी समय तक भी वो दोहराते रहे, और इस श्लोक के दम पर ही उन्होंने बड़े बड़े अभियान के रूप में लेकर के कार्य पूर्ण कर ली इस श्लोक के आधार पर। ये सामान्य श्लोक नहीं है, ये घोड़े के ऊपर श्लोक है कि जिसके पास घोड़े अधिक होते हैं उसी का राज्य होता है। हाथी आप हर कहीं नहीं ले जा सकते, बड़े बड़े छोटे मुहिम में गुप्त जितने भी कार्य होते हैं उन सब में घोड़ों की आवश्यकता लगती है। वैसे भी आप यदि दैनिक जीवन में भी यदि देखेंगे तो जिस व्यक्ति की कूटनीतिक चाल जितनी अधिक है, जो लोगों को देख करके जितनी जल्दी पहचानता है, वो व्यक्ति ही राज करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता लोग आपकी सभा में आकर के, आपके यहाँ पर आकर आपकी कितनी बड़ाई कर दे, परंतु स्वयं के घर पर आकर के कभी आपकी बड़ाई नहीं करेंगे। यस्या अश्वा तस्य राज्यम च, जिसके घोड़े होते हैं उसी का राज्य होता है। राज यहाँ पर घोड़े केवल घोड़े बैठने वाले से आश्रय नहीं है, यहाँ पे शतरंज के घोड़े भी हैं जो ढाई घर चलते हैं, जिसकी चाल का कोई पता नहीं लगा पाता। दैनिक जीवन में भी आपके पास घोड़े की चाल होती है, वो ऐसी गुप्त चाल होती है कि वो आपको ही पता होती है और किसी को पता नहीं होती है। तो यस्या अश्वा तस्य राज्यम च, यस्या अश्वा तस्य मेदिनी, और यस्या अश्वा तस्य सौख्यम ही, और यस्या अश्वा तस्य सौष्ठव्यम, अतः उसी का राष्ट्र, उसी का जो राज्य है वो सबसे मजबूत माना जाता है। अब ये श्लोक शिवाजी याद कर लेते हैं। अब एक दिन क्या देखते हैं कि चूंकि बड़ा महल है बेंगलुरु का, और वहां पर शाहजी और शिवाजी अचानक गायब हो जाते हैं। तो जीजा माता तुरंत पता लगवाती, बोले कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो देखा तो दो सैनिक उनको पकड़ के लाए, बोले कहाँ थे ये दोनों। बोले ये चोरी छुपे नाच गृह में बोले देख रहे थे, क्योंकि इनको उधर जाने से मना कर दिया था, इधर मत जाया करो रात को, और इधर छम छम की आवाज़ और ये सब आवाज़ आने के कारण बार बार उधर जाते थे। तो इनको वहाँ पर पकड़ा तो तुरंत जीजा माता ने एक बात बोली, वो बात बहुत विशेष योग और याद करने योग्य है। क्या बात बोली, जिस घर में बढ़ती उम्र के बच्चे हो, जिस घर में बढ़ती हुई उम्र के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे पढ़ाए 8वीं 5वीं 8वीं 10वीं तक के जो बच्चे हो, उस घर में अपना बर्ताव कैसा हो और कैसा रहे, यह केवल बच्चों का ध्यान रखना नहीं, ये ध्यान रखना बड़ों को चाहिए। ये पूरा जो ख्याल है, ये पूरी जो चिंतन है, ये करना बड़ों का काम है।
कुल मिलाकर जिस घर में बढ़ती उम्र का बच्चा हो वहाँ पर अपना बर्ताव कैसा रहे, यह ध्यान बड़ों को रखना चाहिए। ये बात जिजामाता बोलती है। और बोलती या तो आप महल में से ये नाच गाना ये सब बंद करवा दो, या फिर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये घटना सुन करके जो उनकी द्वितीय पत्नी होती तुकाबाई, वो बोलती है, बोले अब आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो मत रहो। और इस प्रकार की चर्चाएं होने लगती है। शाहजी आते हैं, शाहजी को पूरा विषय समझाया जाता है। बोले यहाँ पे नृत्य गान होता है, इसलिए जीजा माता को बोले बहुत परेशानी हो रही है, तो इसको बंद कर दिया जाए। शाहजी राजे बोलते हैं, बोले देखो मेरा तो जीवन बीत गया है, अब मैं तो इससे दूर हट नहीं सकता हूँ। एक काम करो, तुम लोग ही पुणे चले जाओ। अब पुणे जाना है, वो तो पुणे की जागीर पूरी संभालना है। अब शाहजी राजे एक बात बोलते हैं उस समय, यदि बेटे को घोड़ा चलवाना हो तो घोड़ा दीजिए, तलवार चलवाना हो तो तलवार दीजिए, पर जागीरदार बनाना है तो जागीर दीजिए। तुरंत कागज तैयार करवाए जाते हैं। कागज तैयार करके जो एक जागीर, जो पुणे की जागीर है, वो शिवाजी के नाम से लिखी जाती है। ये पहला अवसर होता है जब शाहजी राजे इतने मतलब गुप्त बात बोलते हैं कि यदि जागीरदार बनाना है तो जागीर दीजिए, जागीर देना चाहिए। इस प्रकार की बात शाहजी राजे बोलते हैं। तो इनको जागीर उस समय दी जाती है जब ये बेंगलुरु में होते हैं। और इनके साथ कुछ अन्य लोगों को भेजा जाता है। शामराव नीलकंठ, इनको पेशवा बोले, पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब छोटे छोटे राज्यों में भी प्रधानमंत्री, सेनापति से बनाकर भेजे जाते थे। तो पूरे कार्य को संभालने के लिए शामराव नीलकंठ को पेशवा बनाकर भेजा जाता है। पेशवा मुस्लिम शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद होता है प्रधानमंत्री। और बालकृष्ण पंत को अमात्य बनाकर, अमात्य अर्थात जिसके सेनापति, एक प्रकार से समझ लीजिए, अमात्य अर्थात सेनापति, बालकृष्ण पंत को अमात्य बनाया जाता है वहाँ का। और भी 10-12 लोगों की एक पूरी टोली बनाई जाती है, पूरा ग्रुप बनाया जाता है, पूरी समिति बनाकर इनको रवाना किया जाता है। अब यहाँ पर कहीं कहीं शब्द मामा शब्द प्रयोग होगा। मामा अर्थात ससुर, ससुर को मराठी में मामा बोलता है, और जो सासू माँ रहती है उनको मराठी में मामी बोलते हैं। मामा और मामी, अब चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश में मामा और मामी अलग होते हैं, परंतु मराठी में मामा मामी अर्थात अलग होता है। मामा अर्थात ससुर और मामी अर्थात सासू माँ, ऐसा। तो पुणे में एक जागेश्वरी मंदिर है, जागेश्वरी माता का मंदिर, जो किले के थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके, मैंने बताया था पिछली बार कि हर एक किले में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में एक मंदिर होता था। तो वहाँ पर जागेश्वरी मंदिर, लाल महर की देवी जागेश्वरी देवी, इस प्रकार की एक देवी का मंदिर होता है। वो यहाँ पर सभी आते हैं। आने के बाद में जागेश्वरी मंदिर में पूरी बैठक इत्यादि सब होती है। अब ये भीमा था। ये भीमा कहाँ का था? ये भीमा था सतारा का, जो कि पहली भर्ती की थी। शिवाजी महाराज ने पहली भर्ती जो की थी वो भीमा नायक की थी। अब भीमा नायक और शिवाजी की कहानी क्या है, ये पूरी बात समझने योग्य है। क्या होता है कि भीमा नाम का एक लड़का रहता है, उसके ऊपर भेड़िए आक्रमण कर देते हैं, जिनको भेड़ियों को मालवी भाषा में क्या बोलते हैं, बिरगड़ा। तो वो मतलब पहाड़ी भेड़िए, कुल मिला के भेड़िए जो रहते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। ये झुंड में आक्रमण करते हैं, तो उसमें से एक को ये डंडे से मार देता है, डंडे से मार देता है। परंतु भेड़िए जब तक पीछे से उसकी पीठ में आक्रमण कर देते हैं, खून निकाल देते हैं। अब ये खून में लथपथ जब गांव में जा रहा था तो लोग पूछते, बोले क्या हुआ, क्या हुआ भीमा, क्या हुआ, कौन है भैया तुम, और खून क्यों निकल रहा है? बोले वो सियार ने हमला कर दिया था। तो फिर बोले सियार को मैंने मार दिया। बोले सियार को मार दिया तो उसकी पूंछ काट के ले आते, पूंछ काट के ले आते तो तुम्हें पुरस्कार मिलता। अब चूंकि पुणे में इस प्रकार का सिस्टम बना रखा था कि भेड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो भी भेड़े को मार के उसकी पूंछ काट के लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा। तो ये जो भीमा है जिसकी पहली भर्ती शिवाजी ने की थी, ये आ रहा था उधर से। अभी शिवाजी के साथ कोई संपर्क नहीं है, परंतु लोग बताते, बोले शिवा नाम का एक बहुत अच्छा राजा है हमारे यहाँ पर, और तुम दुम काट के लेके आओगे, दुम बोले पूंछ काट के लेके आओगे तो वो तुम्हें पुरस्कार देंगे।
तो ये वापस जाता है, उसकी पूंछ काट के लेके आता है और राजमहल में जाता है। तो इसको घायल अवस्था में देखते हैं तो शिवाजी जो बाल शिवा है वो देख लेते हैं। अरे बोले कौन है कौन है कौन है कौन, आवाज लगाते तुरंत तो सब सेनापति और सब सैनिक सब दौड़ करके आते। तो घायल अवस्था में था, बोले जाओ जल्दी जाके वैद्य को बुलाओ। तो वैद्य को बुलाते हैं, जब वैद्य को आने में 5-7 मिनट लगती है क्योंकि वहाँ पर तैयारी रहते हैं। तो उसी समय बोलते, बोले तुम्हारा आना कैसे हुआ, कौन हो भाई तुम। तो ये परिचय देता है, बोले मेरा नाम भीमा है और मैं मार्ग से जा रहा था, इन भेड़ियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और गांव वालों से पता चला कि ये पूंछ काट कर लाने पर तुम इनाम देते हो, इसलिए मैं ये इसकी पूंछ काट के लेके आया और इसे निकाल करके वहाँ पर रखता है। अब पंत जी वहाँ के सर्वा है, वो उनको पुरस्कार देते हैं। इनका बाकायदा पूरी मल्लम पट्टी इत्यादि सब होता है। और शिवाजी इनको तलवार भेंट करता है, इसको भीमा को, भीमा नायक का नाम रहता है इसका। ये भीमा नायक और स्वतंत्रता संग्राम का भीमा नायक दोनों अलग अलग है। तो ये इनको तलवार भेंट करते हैं और पूछते, बोले अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, और सब पूरी कुशल क्षेम पूछते हैं। बोले भैया हमारे गांव में सूखा पड़ा है और मुसल आक्रांत आते हैं, वो लूट के ले जाते हैं, इसलिए जहाँ पर भी रोटी का प्रबंध हो जाए हम वहाँ पर जाने के लिए आए हैं। बोले क्या काम जानते हो तुम। बोले हम जाति के लोहार है, तलवार इत्यादि हथियार बनाना जानते हैं। शिवाजी तुरंत उनको बोलते हैं, अपने सेना के जो अधिकारी रहते हैं उनको बोलते हैं इसको तुरंत तलवार बनाने का काम दे दिया जाए, इसके लिए लोहार खाना खुलवाया जाए। तो जो अन्य लोग रहते हैं वो विरोध भी करते, बोला आपने अचानक कोई व्यक्ति आया और अचानक नौकरी पर रख लिया, ऐसा थोड़ी होता है, पहले उसका परीक्षण करना होता है। पर ये पता नहीं क्या उनकी ऐसी दिव्य दृष्टि थी, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी। यही भीमा आगे जाकर के रोहिणेश्वर में सबसे पहले तलवार चलाने वाला व्यक्ति बनेगा, आगे आएगा। तो इनको जो भट्टी के चलाने वाली व्यवस्था है, लोहा है इत्यादि सबकी व्यवस्था करके तलवार बनाने का काम दे दिया जाता है और ये योग्यता से बनाता है। और शिवाजी उस समय बोलते हैं सबको एकत्रित करके, बोले मौका दीजिए लोगों को, मौका देंगे तो योग्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ। यदि इसी एक बात का ही चिंतन मनन करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं आ जाएगी कि मौका दीजिए, अर्थात मौका देने पर अपने आप प्रकट रूप में आ जाएगा। यदि उसके अंदर योग्यता होगी तो चल जाएगा, नहीं तो आगे जिस प्रकार उसकी योग्यता है वो योग्यता उसके अनुसार निखर के आ जाएगी। उसके कार्य के अनुसार देख करके, उसके शरीर को देख करके, उसकी योग्यता देख करके आप काम दीजिए। काम देने से ही वो उसकी योग्यता, अभी योग्य नहीं है वो, पर योग्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसी समय दरबार में कुछ पोवाड़े गाने वाले लोग आते हैं। पोवाड़े अर्थात जो पुराने लोगों की जो यश कीर्ति गाने वाले लोग रहते हैं वो आ रहे होते हैं, वो मेवाड़ से आ रहे होते हैं। उनके पोवाड़ों को गाने की व्यवस्था की जाती है। तो पोवाड़े गाते हुए क्या कह रहे थे, वीर भूमि की रानी थी वो पावन गौरवशाली, चेतन की धरती पर गुंजी गाथा प्रतिपाली। इस प्रकार का वो पोवाड़े गाते हैं। और आगे कहते हैं, चेतक की धरती पर गुंजी गाथा प्रतिपाली, सौंदर्य की प्रतिमा अद्वितीय चित्तौड़ की शान, आत्मगौरव की मिसाल थी पद्मिनी पहचान। ये पद्मिनी रानी के पोवाड़े बोले तो पेड़ पर चढ़ करके जो हरबोला होता है, इस प्रकार से पूरे गांव में इनकी यश गाथाएं गाने वाले लोग होते थे जिनको पोवाड़े बोलते हैं। ऐसे पोवाड़े गाने वाले लोग होते थे। तो ये पोवाड़े गाने वाले लोग पूरी बात बताते हैं, बोले किस प्रकार से चित्तौड़ में इस प्रकार की घटना घट गई, इस प्रकार की घटना घट गई। तो उनको ये पदों में गा करके बताते हैं, राजपुताना की मर्यादा में जीवन अर्पण कर डाला, सम्मान नहीं किया कभी दुश्मन से समझौता वाला, अलाउद्दीन की चाहत को जौहर की ज्वाला में झोंका, स्वाभिमान की रक्षा को जलते अंगारों ने रोका। इस प्रकार की, मतलब जलते अंगारों ने रोका, रानी पद्मिनी अंगारों पर कूद गई, उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण नहीं किया, और इस प्रकार की पूरी घटना वहाँ पर वो बता रहे होते हैं। अब ये घटना सुन करके शिवाजी उठ के चले जाते हैं। जीजा माता उनके पीछे पीछे जाती, बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोले मैं इतनी जो गंभीर बातें बोले मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इतना बोले
इस अलाउद्दीन खिलजी ने बोले इतने आक्रमण किए, इतने इतने, बोले वहाँ पे कोई तलवार वाला नहीं था क्या, वहाँ पे कोई मूछ वाला नहीं था क्या, मूछ मरोड़ा नहीं था क्या। राजस्थान पर तो मैं तो ऐसे ऐसे लोग एक मूछ पे हाथ रख दे तो गर्दन काट देने वाले लोग हैं। बोले कहाँ चले गए थे वे सब लोग। फिर उनको मना कर ले कहते, बोले अभी चलो चलो अभी और सुनना है। तो फिर और आगे की जब वो सुनते हैं तो और उनका दिमाग खराब होने लगता है। क्या होता है, चिता की लपटों में समा गई वीरांगना अद्भुत नारी, सिखा गई दुनिया को पाठ आन बान पर बलिहारी। आज भी चित्तौड़ गाता है पद्मिनी की गाथा, नारी सम्मान की प्रतिमा इतिहास की परिभाषा। ओह, ऐसे जब सुनता है तो आंखों से बिल्कुल झरझर झरझर झरझर। क्योंकि ये जल्दी जल्दी सुनाया है, पर वो पूरा लयबद्ध पूरे सबको बिठा करके जब गाते हैं तो ये पुआड़े है। पुआड़े अर्थात उनकी जो स्थानीय भाषा में उसका वर्णन जो किया जाता है वो, कि ऐसा 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 हुआ, इसलिए पद्मिनी ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, इस प्रकार का जो वर्णन होता है। वीर पद्मिनी की स्मृति में नमन हो बारंबार, राजपूताना की धरती पर गुंजे जय जयकार। इस प्रकार की जब पुआड़े जब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और 3 से 4 दिनों तक उनको याद आते रहते हैं। बोले कितने महान महान लोग थे, फिर भी बोले किस प्रकार की स्थिति है इस समय, क्यों आज भी हिंदू नारी सुरक्षित नहीं है। ये सब बातें उनके दिमाग में घर कर रही होती है। अब उनको पता चलता है कि जीजा माता की जो जेठानी है वो जो गोदावरी स्नान के लिए गई थी, उनको महावत खान भगा कर ले गया था। अब सोचने वाली बात है, गोदावरी स्नान बहुत सामान्य स्नान है, जैसे हमारे यहाँ पर नर्मदा मैया का स्नान किया जाता है, शिप्रा मैया का स्नान किया जाता है। ऐसे पास में जो नदी रहती है वहाँ पे स्नान करने के लिए सामान्य जाते हैं। वहाँ गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे स्नान करने के लिए गई थी तो वहाँ से महावत खान भगा कर ले गया। मतलब सुरक्षित नहीं थी वहाँ उस समय। महिलाओं को उठाकर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये ठीक है, परंतु इतने बड़े सरदार की पत्नी को उठाकर ले गया हो, वो भी सुरक्षित नहीं थी। अब ये घटना सुन करके बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं, ये गमगीन हो जाते हैं और उस समय तो सो जाते हैं। 2-3 दिनों तक ऐसा क्रम चलता रहता है। अब ये साजी कंक जो कि गुनवने गांव के हैं, इनका पता है गुनवने गांव के, और बाजी पासलकर जो कि मोसा घाटी में जो 60 नाचनी गांव है वहाँ के हैं, और भी इनके जो मित्र बनते हैं। अच्छा, पहले इनके परिचय के पूर्व यहाँ की घटना पूरी बताते हैं। अब शिवाजी थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनकी उम्र करीब 16-17 वर्ष हो गई है और ये बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। अब जो इनके दोस्त हैं ये अलग अलग जगह के, इनका एक का नाम है येसाजी कंक, जो कि आगे आएगा इनका वर्णन। ये गुनवने गांव के हैं। गुनवने गांव जो मार्ग में बीच में पड़ता है, अलग अलग किलों पे मंदिरों पे दर्शन के लिए आते हैं। मार्ग में पड़ने वाले गांव में येसाजी कंक नाम का एक बालक है जिनकी दोस्ती हो जाती है। बाजी पासलकर ये भी मोसे घाटी के ही रहने वाले हैं और 60 नाचनी गांव के इनका गांव है। फिर बालाजी चिमना जी नरेकर, ये नरेकर नाम के गांव के हैं। कावजी कोंडालकर शिवा महाल, आगे आएगा किस प्रकार से तलवार का हाथ ऊपर का ऊपर काट देने वाला शिवा, जो शिवा महाल है, इससे दोस्ती होती है। बागोजी तपे से होती है, सूरजी राव काकड़े से होती है। इन सब से इनकी दोस्ती हो जाती है धीरे 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 धीरे, और व्यवस्थित चलने लगता है। उसी समय एक घटना होती है, इनके राज्य में एक घटना होती है, एक पटेल की घटना होती है। एक पटेल होता है, ये घटना है रांझा गांव की। रांझा गांव का पटेल एक विधवा स्त्री का रेप कर देता है, वो बलात्कार कर देता है, उठाकर ले जाता है अपने घर के अंदर। और वो जो लड़की रहती है वो इस घटना से विचुप्त होकर के नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग देती है। अब जो इसका भाई था रायजी घोड़े न्याय मांगने के लिए शिवाजी के पास आता है। शिवाजी को बाल शिवा देखता है, अपनी उम्र से भी छोटी उम्र का देखता है। तो पहले तो ऐसा लगता है कि क्या न्याय करेगा रामजी घोड़े, पर फिर भी आप चूंकि आए थे तो पूरी बात बताते हैं। तो शिवाजी अपने पंत को जी को बोलते हैं, बोले आप उस पटेल को बुला कर लाइए, अभी न्याय कर लेते हैं, न्याय करवाते क्या है पूरी पिक्चर। तो पटेल वहाँ पर जब ये बुलाने के लिए आते हैं आने से मना कर देता है और बोलता है कि बोले मैं कोई नकली राजा नहीं हूँ,
मतलब शिवाजी महाराज को नकली राजा बोलता है, वो नकली राजा नहीं हूँ। बोले अच्छा, अभी आ जाते हैं बेचारा, वापस आ जाते हैं। अब शिवाजी वापस दरबार में जाते हैं। दरबार में जाकर के वहाँ पर से आदेश निकालते हैं, बोले 50 लोगों को लेके जाओ और मुस्के बांध कर, बोले तो हाथ पैर बांध करके, और जिस प्रकार से किसी बड़े अपराधी को घसीट करके लाया जाता है, इस पर घसीट करके लेके आओ, और जो कोई विरोध करे उसको पकड़ के लेके आना। अब 50 लोगों की पूरी फलटन बेचते हैं। अब 50 लोगों को जब 50 लोग उस पटेल को पकड़ के लेके आते हैं, उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, मुंह बंधा हुआ रहता है, और सब लोग कस करके और लाद करके ऐसे आधा घसीटे आधा खून में लवा लोई करते हुए पटक पटक घसीट घसीट के लाते हैं। तो ला करके जब इसका मुंह खोला जाता है शिवाजी के पास में सामने आकर के, तो बोलता है, बोले तुम मुझे जानते नहीं हो। बोले क्या जानना है तेरे इसमें, क्या तुमने इसके साथ ऐसा गलत काम किया? बोले हाँ मैंने किया। बोले अच्छा, तो अब तो बोले तुम्हें इसका बड़ा दंड मिलेगा। बोले दंड मिलेगा, परंतु मैं 5 लोगों से, जो 5 लोगों की जो कमेटी बैठती है, जिसको अपन पंचायत बोलते हैं, बोले पंचायत जो बोलेगी वो निर्णय कर लेंगे। तो शिवाजी बोलते पंचायत पे यदि निर्णय करवाना है तो उस लड़की को भी बुला कर लेके आओ जिसके साथ तुमने रेप किया है। तो बोले वो तो मर गए, वो मर गए, बोले तुम्हें मरना पड़ेगा उसके बाद, बोले पंचायत करेंगे अपन। ये घटना पुणे के महल की घटना है, जहाँ पर जीजा माता बैठी हुई है, जहाँ पर पंत जी बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े सरदार और जो शिवाजी शाहजी राजे ने शिवाजी के सहयोग के लिए भेजे हुए थे, वो सभी लोग बैठे हुए, उनके बीच की घटना है। और जब तुमने अपराध कबूल कर ही लिया है और पूरी घटना बता दी है अपने मुंह से, तो अब चूंकि तुमने नकली राजा कहा था नहीं मुझे, अब बोले नकली राजा ही तुम्हें दंड दे रहा है कि इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसको वैद्य के पास भेजा है, मरना भी नहीं चाहिए। बोले तुरंत उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाता है वहीं दरबार में, और फिर वैद्य से कहकर उसको खून इत्यादि बंद करवा करके वो छोड़ दिया जाता है, उसके घर पटक के आ जाते हैं। जब ये घटना, अब चूंकि बहुत बड़ी घटना थी, पूरे मावलखंड जहाँ पर शिवाजी का राज था 12-15 गढ़, वहाँ सब दूर आग की तरफ फैल जाती है। बोले ऐसा राजा है, उस पटेल ने ऐसा गलत काम किया था, तो शिवाजी ने ऐसा भयंकर दंड दिया, इतना भयंकर दंड दिया, इस प्रकार की पूरी घटना फैल जाती है। और दादोजी पंत इतने प्रसन्न होते हैं, बोले इस घटना को देखने के लिए शाहजी राजा को उपस्थित होना था, बोले इतना, बोले भयंकर। तो उस समय दादोजी अपने, क्योंकि इन महल के सबसे बड़े अधिकारी यही थे, तो ये बोले किसी भी दंड को, किसी को इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तुरंत उसमें पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं क्यों, बादल देशमुख के आपने भी हाथ पैर काटने का दंड दिया था? बोलो मतलब इन्होंने जो दंड दिया था उसको उन्होंने याद रख करके पूरा उसकी व्यवस्थित दंड दिया जीजा माता की उपस्थिति में। जब ये दंड दिया और जीजा माता भी बिल्कुल काम के, बोले इतना भयंकर दंड। तो जीजा माता को बोले क्या आपको आपकी जेठानी की घटना नहीं याद है, जिसको महावत खान भगा कर लेके गया था, क्या उसको भी ऐसे छोड़ देना चाहिए? ऐसे जो खतरनाक प्रश्न उत्तरी होती है, तो ये सब सकपका जाते हैं, सब कल्टी मारते, बोले भैया बच के रहना। अभी तक तो बोले अपन बालक ही समझते थे, परंतु अब बालक नहीं, अब तो बोले बहुत, शिवाजी बोले बड़ा हो गया, शिवा बड़ा हो गया। इस प्रकार की पूरे महल में घटना होती है। अच्छा, शिवाजी रोहिणेश्वर बार बार जाते थे। रोहिणेश्वर बोले एक शिव मंदिर है, रोहिणेश्वर उनका नाम है, शिवालय, ये बहुत प्राचीन स्वयंभू मंदिर है। वहाँ पर बार बार इनका आना जाना लगा रहता था। तो अब उसके बीच में बजाजी के घर मार्ग में बजाजी नाम का एक इनका मित्र बन गया था, उसके घर जाना था। अब घर जाना था, अब देखो गरीबों का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है। तो एक दिन बोलते हैं, ये जीजा माता बोले मैं रोहिणेश्वर जा रहा हूँ। बोले रोहिणेश्वर जा रहे हो ठीक है, परंतु तुम भोजन इत्यादि कहाँ करोगे? बोले बीच में वो बजाजी का घर आता है, मैं वहाँ पर बोले भोजन करूँगा। फिर जीजा माता समझाती, बोले ठीक है बजाजी तुम्हारा दोस्त है, परंतु इतने लोगों का भोजन करवा दे, इतनी क्षमता नहीं है उसकी। तो बोले क्या करना? बोले उसके घर पर बोले हम सामग्री पहुँचा देते हैं,
कच्ची सामग्री पहुंचा देते हैं, आटा दाल इत्यादि अपने सैनिक लोग बनाएंगे, घोड़ों के लिए चारा पानी पहुंचा देते हैं। तुम आराम से रोहिणेश्वर जाओ, रोहिणेश्वर से घूम करके आने के बाद वहीं पर भोजन करना। ये रोहिणेश्वर जाते हैं और वहाँ पर जब भोजन करने के लिए एकत्रित होते हैं तो गांव का पटेल आता है। बोले चलिए महाराज साहब आप मेरे घर चलिए, मेरे घर रुकना। बोले नहीं नहीं, हम तो पावना है, पावना। बोले के का? बोले बजाजी का पावना है हम तो बोले आप यहीं रुकोगे? बोले हाँ मैं यहीं रुकूंगा। तो बोले फिर इतनी सामग्री लाने की क्या जरूरत थी? हम बोले गांव के लोग क्या इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आपको भोजन नहीं करा सकते थे पूरे गांव के लोग मिल करके? तो शिवाजी बोलते हैं, बोले राजा का ये जवाबदारी है कि एक तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़े। राजा ने एक तुलसी का पत्ता भी तोड़ा तो उसके पीछे आने वाले मंत्री ने, सेनापति और सैनिक लोग, बाद में तुलसी का पौधा ही नहीं मिलेगा, पौधा भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो गरीबों का इतना अधिक ध्यान रखते थे शिवाजी कि तुलसी का पत्ता भी नहीं लेना। आगे रसद भेज दी और येसा जी के पावना बन गए और पूरा कार्य भी व्यवस्थित हो गया। अच्छा, बड़ों का सम्मान यहाँ पर एक चीज़ और भी है। पहले यहाँ पर एक चीज़ और समझने की योग्य है, जब रोहिणेश्वर जाते थे वहाँ पर कुछ लोगों से और भी वहाँ पे दोस्ती हो गई। एक दादाजी नरस प्रभु जो की पूजा पाठी और अच्छे कोटि ब्राह्मण थे, उनसे दोस्ती हो जाती। गुप्ते जी करके थे, गुप्ता जी नहीं, गुप्ते जी, ये अर्चक थे वहाँ के, मंदिर की पूजा पाठ करने वाले। चूँकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गुप्ते पंडितों के अंतर्गत भी आते हैं, तो वो वहाँ की पूजा पाठ करते थे, उनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, ये जब आ रहे होते हैं, जब येसा जी के घर होते हैं, तो येसा जी के घर एक खटिया बिछी हुई होती, खटिया के ऊपर ये आराम से बैठे हुए होते हैं। तो येसा जी की माता जी इनके पैर पड़ने के लिए आती हैं। अब कोई अन्य राजा रहता था वो चलो ठीक है बोले और ऐसा कर देता, परंतु शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। तुरंत उठे और बोले अरे माता जी आप क्या कर रही हैं? आप मेरे प्रणाम क्यों कर रही हैं? जिस प्रकार से येसा जी आपका पुत्र है, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। और उनको प्रणाम करते हैं और बहुत सम्मान पूर्वक उनको बिठाते हैं और इस प्रकार की वहाँ पे घटना होती है। तो बड़ों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। बाद में ये माँ भी येसा जी को शिवाजी के साथ आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, इस प्रकार का कह करके रहने की आज़ादी भी देती है। ये घटना होती है। अच्छा, यहीं की एक और घटना है मनोहारी की। उसी समय देखते हैं कि एक लड़की है, वो यूँ चुपके 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 एक पेड़ के पीछे से देख रही मनोहारी, उसका नाम था मनोहारी। तो शिवाजी देख लेते, बोले ये मुझे क्यों देख रही है, मुझे क्यों देख रही है, ये त्रिशूल क्यों देख रही है, ये इधर से देख रही है, ये इधर से देख रही है। तो येसा जी को बुलाते, बोले येसा जी ये कौन है, बुलाओ इसको। अभी मनोहरी जी ये सिर्फ डर से चुप आती है। बोले कौन हो तुम, क्या है, किस लिए मुझे देख रहे हो? बोले मेरा नाम मनोहारी है, मैं अनाथ बालिका हूँ, परंतु चूँकि यहाँ पर मेरा गांव था, वहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं का राज्य है, इसलिए वो हलाल में भेजना चाहते थे, उनकी पत्नियों के साथ रहने की कह रहे थे, इसलिए मैं बच करके यहाँ पर आ गई। बोले अच्छा ऐसा है, तुरंत पटेल को आज्ञा देते हैं। बोले इसको महल भेजवाने की व्यवस्था करो, जीजा माता जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। मतलब एक स्त्री के लिए जो सम्मान सूचक जो बातें हैं, ये कितने स्तर की बात है कि हिंदू समाज में कोई अनाथ नहीं होता है, हिंदू समाज में कोई पतित नहीं होता है, किसी के माता पिता नहीं है तो भी वो अनाथ नहीं है, उसके लिए देखभाल करने वाले हिंदू समाज के अंदर लोग हैं। इस प्रकार का भाव वहाँ पर प्रकट करने के लिए शिवाजी इस प्रकार का कदम उठाते हैं। मनोहारी की घटना। अच्छा, ये मनोहारी आगे और भी साथ देगी। जब अफजल खान के वध के समय ये एकमात्र बालिका है जो कि शिवाजी के साथ के लिए खड़ी हो रही है। पहली पट्टी करने वाले के माथे से जब खून निकल रहा होता है तब पहली पट्टी लगाने वाली बालिका यही होती है, मनोहारी। अब उसी समय एक और घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि एक मुस्लिम आक्रांता आता है और वो फलटन के ऊपर आक्रमण कर देता है। फलटन के ऊपर आक्रमण कर देता है और जो निम्बालकर महोदय थे उनको तो मार दिया जाता है और बजाजी को पकड़ के ले जाता है और जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाता है इनको। अब चूंकि इतना बड़ा दरबार है,
बीजापुर का, तो वहाँ पर ये इनको मुस्लिम बना दिया जाता है और शिवाजी को सबक सिखाने के लिए जो राजा की पुत्री होती है उससे इनका विवाह करवा दिया जाता है। जब ये घटना सई बाई को पता लगती है तो वो पूरा कोहराम मचा देती, बोले मेरे भाई को बचा नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें और हिंदू समाज और ये बहुत बड़ी घटनाएं होती। तो शिवाजी संकल्प लेकर बोलते हैं, बोले एक समय ऐसा जरूर आएगा जब उसको हम वापस लेकर आएंगे और अवश्य ही वो तुमसे मिलेगा भी और उनको बचा कर लेकर आएंगे। अभी मुस्लिम है तो होने दो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। आगे आएगी इसकी कहानी और भी बड़ी है। तो अच्छा, अब ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और थोड़ा सा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक गोरक्षा वाला एक छोटा सा प्रसंग और समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस वीडियो बंद करेंगे। अभी भाग 1 ही चल रहा है, भाग 1 अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो एक और वीडियो बनेगा तब जाकर के भाग 1 समाप्त होगा। मतलब करीब 4, 8 और 12, एक करीब 120 मिनट का वीडियो है, तब जाके भाग 1 समाप्त होगा। अब गोरक्षा के लिए, जैसे शिवाजी इस गांव से निकल रहे होते हैं, कहाँ से, येसा जी के गांव से जैसे निकल रहे होते हैं, उसी समय देखते हैं कि एक बहुत सारे लोगों का झुंड खड़ा है और बीच में गाय मरी पड़ी है। और उनका दिमाग खराब हो जाता है, बोले ये क्या है, बोले यहाँ पर बोले गाय, बाघ है, बाघ ने बोले गाय मार दी है, उसको जानवरों का, मवेशियों का खून डाढ़े लग गया है, तो बोले हम बहुत परेशान हैं। बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया, राजा को क्यों नहीं बताया। बोले आप पार्टी कर रहे थे इसलिए बोले हम आपको बता नहीं पाए। तो बोले बाघ कहाँ रहता है, बोले यहाँ जंगल में रहता है। बोले जंगल की जगह देखी जहाँ पर बाघ रहता है, बोले हाँ जगह देखी हमने। तो तुरंत अपने 10-12 साथियों के साथ में और गांव के लोगों के साथ में फंदा तैयार करते हैं और बंदूक, तलवार, कटार सबका परीक्षण करते हैं, बोले व्यवस्थित है कि नहीं है। और पूरे शाही कपड़े पहनते हैं, भाला अपना तैयार करते हैं, पीठ के ऊपर ऐसे 2 भाले, ऐसे एक भाला ऐसे तिरछा, एक तिरछा भाला ऐसा, ऐसे 2 भाले लगाते हैं, ये नीचे तलवार लटक रही है और बंदूक बुलवाते हैं। बंदूक में बारूद ठुसा जाता है और ऊपर से एक अच्छा बड़ा गोला उसमें ठूस देते हैं। और सिंह, वो जो तुरई बोलती, तुरई जो आवाज़ करती है, वो तुरई बजाई जाती, तुरई बजाते 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 लोग जा रहे हैं, बजाते जाते शेर की मान तक चले जाते हैं। तो वहाँ देखो तो एक बाघ, मतलब शेर की एक प्रजाति है, एक शेर होता है एक बाघ होता है, पर एक बाघिन थी और इसने छोटे बच्चों को जन्म ही दिया था। पर ये चूंकि गाय को, भैंस को, बकरी को, सबको भयंकर तरीके से रोजाना एक शिकार रोजाना करने लगी थी, गांव वालों का जीना हराम कर दिया था, जंगल में लोग जाने से डरने लगे थे, यातायात भी बहुत प्रभावित हो रहा था। तो ये उस पर निशाना लगाते हैं, उसको बार बार उकसाते हैं, उकसाकर को जैसे आक्रमण करने के लिए कूदती है, वैसे शिवाजी ऐसे बंदूक हाथ में रहते धड़ से गोली मार देते हैं, वहीं से भड़ाम से गिर जाती है। भाला निकालते हैं और वापस जाते हैं उसके पास कि मरी कि नहीं मरी, इस प्रकार से निरीक्षण करने के लिए। तो बाघिन तो चूंकि मर चुकी थी, पर वो देखते हैं कि यार इसके, ये अभी अभी जनी है, इसके आंचल में दूध है। तो 2 लोगों को भेजते हैं, येसा जी और काऊ जी को, बोले जाओ इसके बच्चे होंगे, बच्चे लेके आओ। तो 2 सीमा सावक, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को लेकर के ये शिवाजी महाराज अपने यहाँ पर आते। गाय की रक्षा के लिए शिवाजी ने अपने प्राणों का दाव लगा दिया, प्राणों की भी चिंता नहीं की और आगे के लिए बढ़ गए। उसकी रक्षा के लिए, गायों के प्राणों के लिए इतना बड़ा संकल्प लेने वाले ये महापुरुष। आज हम गायों के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं परंतु बहुत कम है, परंतु अपने प्राणों तक के लिए दाव लगा देने वाले ये शिवाजी का पहला कदम है। तो अस्तु, अभी भाग 1 समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी आगे चलेगा, परंतु अब चूंकि वीडियो अपलोड नहीं होता इसलिए अपन इसको अभी यहीं पर रोकेंगे। जय श्री राम।